So, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी तुम लोग बोल लो। हम लोग का ये डेमो क्लास है क्लास 11 के लिए। सो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं आई एम शैलेश गोयनका। तो यू आर वेलकम टू शैलेश गोयनका ट्यूशंस। वी आर इन एसोसिएशन विद एडुकेट द इंस्टीट्यूट। इट इज़ वन ऑफ द एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट इन बांगुर एवेन्यू इन कोलकाता। सो हम लोग को करना क्या है सर, आज इकोनॉमिक्स का क्लास है, क्लास 11। दिस इज अ चेंज इन योर क्या बोलते हैं, पढ़ाई का जो हम लोग का स्कीम रहता है। क्लास 10 तक हम लोग क्या करते हैं, सारा सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आते हैं। बट क्लास 11 में आने के बाद हम लोगों को क्या होता है सर कि सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। सब्जेक्ट चूज करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट चूज करने के बाद फिर हम लोग को देखना होता है कि वो सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग का इंटरेस्ट लाता है। सो लेट मी अश्योर यू कि मैं पढ़ाने के लाइन में इसीलिए आया। आई पर्सनली केम इनटू द लाइन ऑफ टीचिंग बिकॉज दिस ब्रिंग्स माय इंटरेस्ट। क्योंकि मेरे को डेली अप टू डेट रहना, अपडेटेड रहना ये पसंद है। और साथ ही साथ दो ऐसा सब्जेक्ट मैंने लिया अपने लिए, हाँ, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इकोनॉमिक्स, जिसका कोई इंटरेस्ट का एंड नहीं है। एज मच एज यू रिसर्च तुम लोगों को पता चलता जाएगा कि कितना कुछ है सीखने को। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने लिया वो है अकाउंटेंसी। उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल और संग के संग सीखने, मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको नॉलेज बहुत अच्छा, जो मार्केट का नॉलेज है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो दिस आर टू मेन सब्जेक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस जो है तुम लोग का, वो सिलेबस जो स्कूल पढ़ाता है। देखो हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है या जो करने का तरीका, काम करने का तरीका है, दैट विल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द बुक स्टडीज। हम लोग बहुत कुछ क्लासेस में करते हैं। वी ऑर्गेनाइज डिबेट्स, वी ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग का तैयारी करवाते हैं या जो भी है, मतलब ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो एडिशनल है। क्यों होता है सर ये? क्योंकि वन पर्सन नीड्स अ गुड पर्सनालिटी टू बी प्रेजेंट इन द मार्केट। क्योंकि आज के डेट में देखो, कोई भी काम करने जाए, चाहे तुम बिजनेस करो, जॉब करो, चाहे कुछ भी करो, यू नीड टू सेल योर सेल्फ। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। यू नीड टू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, राइट? सो उसके लिए हम लोग पूरी उसका ध्यान रखते हैं कि एक स्टूडेंट जो आ रहा है वो सिर्फ इतना सा ना करे कि वो सिर्फ बुक में ही रह जाए। काफी स्टूडेंट्स हैं जहां हम लोग को हम जानता है, अभी क्लास में भी प्रेजेंट है, जो लोग ने हम लोग के साथ ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है। डांस होता है, ड्रामा होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, डिबेट्स होता है, सिंगिंग होता है, एवरीथिंग। दिस इज समथिंग विच इज कम्स एज अ पैकेज। क्यों होता है सर? क्योंकि पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ और भी क्या इंपॉर्टेंट है सर, कि हम लोग जो भी हैं वो लोग, हम लोग बहुत अच्छे तरीका से एज अ पर्सन ग्रो करें। हम लोग एज अ पर्सन बहुत अच्छे से ग्रो करें। सो फॉर दिस आई स्टार्ट ऑफ, आई शो यू समथिंग कि हम लोग का सिलेबस क्या कवर करता है, हम लोग कैसे करके आगे बढ़ेंगे, दैट शुड बी सीन। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। देखो क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का है ये। तो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर देखो जो दो डिवीजन है, वो दो डिवीजन क्या क्या है। अगर हम लोग दो डिवीजन का बात करें तो वन इज आईएससी, वन इज सीबीएसई। ठीक है। पहले क्या था और अब क्या हुआ, उसमें हम लोग को थोड़ा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। पहले क्या होता था सर, क्लास 11 में चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, आईएससी हो या सीबीएसई हो, क्या था सर सिलेबस में? इंडियन इको 11 में था, और स्टैट्स था, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये था क्लास 11 में इररेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड। और क्लास 12 में था माइक्रो एंड मैक्रो। अब हुआ क्या अब हुआ क्या, जो स्टूडेंट्स है ना, उन लोग के लिए ये माइक्रो मैक्रो करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बट प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। बट एनी हाउ पढ़ने में भी ज्यादा मजा यही आता है। और 11 में क्या था सर, इंडियन इको और स्टैट्स। तो स्टैट्स तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, जो मैथ्स है उसके साथ कर लेते, और इंडियन इको पूरा पूरी थ्योरी, तो उस पर उतना फोकस नहीं करते। तो अब सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया, और क्या किया गया सर, आईएससी जैसा था वैसे ही रहा। आईएससी क्लास 11 उनके लिए क्या सिलेबस है सर, इंडियन इको इंडियन इको और स्टैट्स।
ये है क्लास 11 और इनका क्लास 11 में क्या है सर? इनके क्लास 11 में है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ दे दिया है स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि सर पूरी थ्योरी हटा के पूरा प्रैक्टिकल। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट सम्स एंड माइक्रो इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच। तो उसमें क्या किया सीबीएसई ने, क्या किया, पूरा क्लास 11 को मजेदार बना दिया, एकदम मसालेदार बना दिया, उसको पूरी प्रैक्टिकल बना दिया। और क्लास 12 सर, क्लास 12 में यहाँ क्या है सर? यहाँ पर है माइक्रो और मैक्रो। और यहाँ पर क्लास 12 में सर मैक्रो और इंडियन इको। मतलब क्लास 12 ऑफ जो सीबीएसई है उसको थोड़ा थ्योरी बेस, लेकिन उसमें भी क्या किया वो लोग ने, एक बैलेंस मेंटेन किया। एक बैलेंस मेंटेन करके मैक्रो वहां रहने दिया, जिससे कि स्टूडेंट का वो इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। सी एट द एंड ऑफ द 2 years, अभी तुम लोग के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, बट एट द एंड ऑफ द 2 years जो तुम लोग 11 एंड 12 पार करके जाओगे, ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग कॉमर्स लाइन के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हो तो तुम लोग के लिए अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगर अदर देन दैट साइंस बोलो या ह्यूमैनिटीज बोलो, हाँ, अगर तुम लोग उसके स्टूडेंट्स हो और इकोनॉमिक्स लिए हो, रिमेंबर टॉप 2 सब्जेक्ट्स जो तुम लोग अपना चूज करोगे उसमें एक इकोनॉमिक्स रहने वाला है। बट उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए क्या करना होगा? डे टू डे वर्क एंड थोड़ा और रिसर्च। ऑलवेज ट्राई एंड अपडेट योरसेल्फ। सिर्फ बुक का पढ़ाई से काम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं मार्केट में कि सर पिंक पेपर्स किसको बोलते हैं? पिंक पेपर्स बोलते हैं हम लोग सारा इकोनॉमिक या सर फाइनेंशियल पेपर्स। मतलब जो न्यूज़पेपर हम लोग के घर पे आता है वो क्या आता है सर? हम लोग के घर पे आता है टाइम्स ऑफ इंडिया या टेलीग्राफ, ये सब पेपर्स आते हैं। ये क्या है सर? दिस आर ऑल नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट, खाली यही मिलेंगे। बट तुम लोग देखो, इकोनॉमिक टाइम्स है, हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स है, फिर हिंदू है, ये सब पेपर में देखो, ये सब पेपर अगर पढ़ोगे तो धीरे धीरे अपने आप में ग्रोथ आएगा। तो ये सब आउट ऑफ द टॉपिक है, ये सब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे हम लोग का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है क्लास का कि एवरी ईयर एज सून एज द बजट इज डिक्लेयर्ड, हम लोग एक या दो क्लास बजट डिस्कशन पे रखते हैं। एज सुन एज द बजट इज डिक्लेयर्ड, उसके बाद स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है काम एंड उनको डिवीजन दे दिया जाता है कि आप लोग इस पोर्शन को तैयार करके आओ। एंड फिर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस एंड एवरीथिंग, जैसे तुम लोग न्यूज चैनल वगैरह में देखते हो वैसे ही हम लोग डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड एवरीथिंग। वहां पर क्या होता है कि अगर मान लो मैंने सिर्फ 3 पेज पढ़ा बजट का, बट अगर तुम लोग 15 जन है तो 3 पेज अगर सबको पढ़ा है तो 45 पेज हुआ। और क्लास में अगर डिस्कशन होता रहेगा तो क्या होगा सर? सबके पास वो 45 पेज का नॉलेज आ जाएगा सिर्फ 3 पेज पढ़ने से ही सबके पास वो 45 पेज का नॉलेज आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग हाउ वी वर्क एंड आई होप यू गाइज विल वर्क विद मी लाइक दिस एज वेल, क्योंकि दिस इज समथिंग विच हम लोग का अभी ग्रोइंग फेज है, हम लोग सबको ही ग्रो कर रहे हैं। आज मेरा भी ये ग्रोइंग फेज है, तुम लोग के साथ साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं। एवरी डे आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर क्लास 12 में था, हाँ, ही जस्ट क्लियर्ड हिज बोर्ड्स, उसका अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, बट उसका अभी परसों क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में इंटरव्यू है। सो व्हाट वी डिड, हम लोग ने कल मॉक इंटरव्यू सेशंस अरेंज किए, मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन सेशंस अरेंज करके उन लोग के लिए इंटरव्यू करवाया। सो दिस इज समथिंग जहां पर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको ओवरऑल जरूरत पड़ेगा कि आप ग्रो कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट, आज हम अगर तुम लोग का सिलेबस का बोलें कि सर आज के क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत माइक्रो डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, वो दोनों जन के सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वो दोनों जन के सिलेबस में है।
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बट उस इतना ज्यादा थ्योरी है, उसको आज हम लोग पूरा पूरी पकड़ेंगे नहीं। बट आज हम लोग क्या करेंगे सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है चैप्टर सर? डिमांड। उस चैप्टर को आज हम लोग करके चलेंगे थोड़ा सा। तो उसके पहले, इफ यू गाइज आर डन विद दैट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स क्या है? एनीवन? इकोनॉमिक्स आया कहां से? कोई भी बोलना चाहोगे? एनीवन? कोई नहीं, चलो ठीक है, हमें बताता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली ये आया ओइकोनॉमोस। ओइकोनॉमोस बोल के दो वर्ड से। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? बेसिकली हाँ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है वो आया कहां से सर? ओइकोनॉमोस दो वर्ड से, जो क्या बोलता है सर? बेसिकली वो बोलता है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट। देखो तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक मस्त इंटरेस्टिंग बात। इकोनॉमिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट, इट इज द ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट जो जो कि साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज तीनों लोग पढ़ सकते हैं। तीनों लोग, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। बोलते हैं ना कि हम लोग अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो मतलब हम लोग कौन से सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम में है सर? कॉमर्स स्ट्रीम में। वो पता है। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग कौन से स्ट्रीम में है सर? हम लोग हैं साइंस के स्ट्रीम में। ठीक है, साइंस के स्ट्रीम में। अगर हम लोग मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग सर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स बोलते हैं जिसको, वो ले रखे। बट तुम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। मेरे पास अभी करंट में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो वो लोग सब डिवाइडेड है। एवरी वन इज डिवाइडेड अमॉन्ग क्या सर? कोई साइंस ले रखा है, कोई कॉमर्स ले रखा है, कोई ह्यूमैनिटीज ले रखा है। अभी तुम लोग के बीच में भी कुछ लोग होंगे, ऐसे होंगे जो लोग ह्यूमैनिटीज लिए हैं बट संग में इकोनॉमिक्स लिए हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव लर्निंग सब्जेक्ट्स। तुम लोग एवरीडे अपने आप को अपडेट कर सकते हो इसमें। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स क्या बोलता है सर? इट इज बेसिकली होम मैनेजमेंट। आज अगर हम लोग के घर को मम्मी चलाती है, वो क्या करती है सर? उनको मंथली एक बजट मिल जाता है, उनको एक मंथली बजट मिल जाता है, हाँ, कि ये है, ये खर्चा है, वो बना लेती है एक तो बजट, और वो क्या करती है? पापा को दे देती है। मम्मी एक बजट बनाती है, हाँ, मम्मी एक बजट बनाती है, ये बजट बनाई, ये बजट है हम लोग का, ये बजट चला गया पापा के पास। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो बजट लेके, ये बजट आया, ये पेपर, अब वो क्या करेंगे? यहां से पैसा दे देंगे यहां पर, तो मतलब मनी एलोकेट कर दिए, मनी एलोकेट कर दिए। अब ये जो मनी एलोकेट हुआ, इसी मनी से पूरा होम मैनेज होगा, पूरा होम मैनेज होगा। यस सर, ये पूरा होम मैनेज होगा, मतलब जो भी खर्चा है वो आगे उसी से होगा। तो बेसिकली पूरा कंट्री को अगर तुम लोग देखो एक घर के तरह, तो वहां पर भी क्या होता है सर? साल का एक बजट बनता है, एवरी ईयर का एक बजट बनता है। और फिर वो बजट किस बेसिस पे बनता है सर? वो बजट जो बनता है हम लोग का, वो बनता है इनकम क्या आएगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा हम लोग का, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर मेरा जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कितना होगा। ये आ जाता है इकोनॉमिक्स का पार्ट, प्रोडक्शन कितना होगा पूरा इकोनॉमी में। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्शन हो गया तो डिमांड एंड सप्लाई होगा ना, डिमांड एंड सप्लाई होगा। तो ये चीज हम लोग का जानना बहुत जरूरी है, और इस तरीका से ही काम चलता है। अगर तुम लोग पढ़ोगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स,
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, तुम लोग को वो बुक में मिल जाता है। अगर तुम लोग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वो सर कितना डिवीजन में है, उसका 4 डेफिनेशन है। 4 क्या क्या 4 डेफिनेशन? पहला डेफिनेशन है वेल्थ, सॉरी वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा है स्केर्सिटी, स्केर्सिटी डेफिनेशन। तीसरा है, एक सेकंड, स्केर्सिटी हुआ, वेल्थ हुआ, फोर्थ वाला है वेलफेयर या मॉडर्न डेफिनेशन, और एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट में देख लेता हूं। ओके, मेनली ये 3 यूज होता है। अब प्लीज म्यूट कर लो जो भी है, काइंडली म्यूट कर लो। तो सर ये सारा बेसिकली बहुत सारा डेफिनेशंस आए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, वो लोग ने बहुत सारा डेफिनेशन दिया, और वो सारा डेफिनेशंस को ना रिजेक्ट भी बहुत सारे को किया गया। लास्ट में मॉडर्न डेफिनेशन जो आया वो एक कंप्लीट डेफिनेशन आया, जिसके अंदर हम लोग ने वेलफेयर का बात किया, ह्यूमन वेलफेयर का बात किया। स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि वेल्थ डेफिनेशन बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा। इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा। स्कैर्सिटी डेफिनेशन क्या बोला सर? स्कैर्सिटी डेफिनेशन बोला कि स्कैर्सिटी डेफिनेशन बोला कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ह्यूमन बीइंग, मतलब लोग ही इकोनॉमिक्स है। नहीं, ऐसा नहीं। फिर जब वेलफेयर डेफिनेशन आया लास्ट में, हाँ, जो मिस्टर रॉबिन्सन ने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था, तो वो किस क्या बताया गया सर? वो बोला हम लोग को कि ये एक बैलेंस है, ह्यूमन अप्रोच एंड वेल्थ अप्रोच का, उसका एक बैलेंस है, हम लोग को हर चीज को लेके चलना होता है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है बस, इसका पूरा डिटेल स्टडी है, पूरा बुक में हर चीज दिया हुआ है, इसका पूरा नोट्स लिखवाया जाएगा, हर एक चीज होगा। फिलहाल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं सर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम लोग एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को। क्यों बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहला डेफिनेशन जो है वेल्थ डेफिनेशन, वो एडम स्मिथ ने दिया था, वो एडम स्मिथ ने दिया था। आओ हम लोग एक बार इधर आते हैं। देखो, ओके, ठीक है। देखो, जो चैप्टर है हम लोग का आज करने का, वो क्या है सर? डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। अब ये चैप्टर में क्या है नहीं है एक बार समझ लेते हैं। ये चैप्टर में क्या है नहीं है एक बार समझ लेते हैं। सर डिमांड होता क्या है? एनीवन एनी आइडिया? तुम लोग बोल सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड होता क्या है? रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट, चलो ठीक है। और हाँ, और बोलो। Sir, needs of बोलो शिवम। sir, needs of people that are needed for their basic requirement and fulfillment of a healthy livelihood. ओके, To satisfy them. Basically to satisfy. करेक्ट। देखो क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग के पास क्या क्या वर्ड्स आया सर? नीड्स आया, नीड्स आया, वांट्स आया,
वांट्स आया, बेसिकली यही है डिमांड। डिमांड क्या है सर? डिमांड बेसिकली मीन्स कि हम लोग को जो अपना फुलफिलमेंट, अपना नीड को फुलफिल करने के लिए जो वांट हम लोग करते हैं उसी को डिमांड बोलते हैं, उसी को डिमांड बोलते हैं। बट आज घर में बैठे बैठे मैं बोला कि मेरे को फरारी चाहिए, फरारी चाहिए, तो ये क्या फिजिबल है? क्या ये मैं फिजिबल डिमांड कर रहा हूँ? ये मैं फिजिबल डिमांड नहीं कर रहा अभी फिलहाल, क्योंकि मैं अभी उतना नहीं अर्न कर रहा कि मैं फरारी में घूमूं। तो मेरे को अभी क्या करना है सर? अभी क्या करना है, अपने हिसाब से। मान लो मैं अभी आज के डेट में स्विफ्ट खरीद सकता हूँ, ठीक है, स्विफ्ट खरीद सकता हूँ, तो मेरा डिमांड तो कुछ भी हो सकता है। मेरा डिमांड है कि मैं चांद या तारा तोड़ लाऊं, चांद या तारा तोड़ लाऊं, तो क्या वो फिजिबल होगा? तो क्या वो फिजिबल होगा? नहीं सर, वो फिजिबल नहीं होगा, दैट वोंट बी फिजिबल। तो हम लोग को क्या करना है सर यहाँ पर? डिमांड बेसिकली मीन्स इफेक्टिव डिजायर। बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ, जो नीड, वांट, इसके साथ साथ वर्ड जुड़ जाता है डिजायर। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं, डिजायर फॉर commodity, desire for a commodity backed by proper purchasing, The customers are willing to buy or not. करेक्ट बता रहा है। तो डिजायर आया ना, डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय प्रॉपर परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। बेसिकली जो भी बीच में बोल रहे थे वो क्या बोला, हाँ मेरे को, हम नाम नहीं देखा, तो उन्होंने क्या बताया या उसने क्या बताया? मैं बोला अमन बोल, नाम नहीं दिखा रहा, नाम बोलो, नाम बोलो। अमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया सर? यहाँ पर बोला गया कि हम लोग का जब डिजायर है कोई कमोडिटी को, और साथ ही साथ बताओ अमन तुमने क्या बोला साथ में? Customers are willing to purchase or not. करेक्ट। तो डिजायर फॉर अ कमोडिटी मतलब आज अगर हम परचेज करने के लिए उसका अग्री करेगा तभी तो वो मेरा डिजायर बनेगा ना। आज मान लो मेरे को इस मोबाइल फोन का रिक्वायरमेंट था, ये एक मोबाइल फोन है, इसका मेरे को रिक्वायरमेंट था सर, तो मैंने उसके लिए डिजायर दिखाया, वो जब डिजायर मैंने दिखा दिया, वो जब डिजायर दिखा दिया तो मैंने क्या चेक किया सर? क्या चेक किया कि मेरे पास उसके लिए खरीदने का पैसा है कि नहीं। डू आई हैव द एडिक्वेट परचेजिंग पावर, कैन आई परचेज इट? तो अगर मैं उसको परचेज कर सकता हूं तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, तभी वो डिमांड मेरा एक्चुअल में फुलफिल हो पाएगा। अदरवाइज मैं सोचता तो हूं बहुत कुछ, बट मैं अगर उसके लिए काम ही ना करूं या अर्न ही ना करूं तो क्या मेरा वो डिमांड फुलफिल होगा? कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या है सर, या मीनिंग ऑफ डिमांड देखो क्या दिया हुआ है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग मतलब हम खरीदना चाहता है, एंड एबल टू परचेज मतलब हम खरीद सकता है, एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग जब भी डिमांड का बात करेंगे ना तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्यों सर ऐसा? क्यों? आज हो सकता है मैं फरारी नहीं खरीद सकता, बट फरारी आज मैं नहीं खरीद सकता, बट क्या इसका जरूरी है कि मैं 20 साल बाद या 10 साल बाद मैं उसको ना खरीद पाऊं? या हो सकता है 3 साल बाद ही, कोई पता नहीं है कब क्या लॉटरी खुल जाए। ठीक है, तो लॉटरी एज इन लॉटरी, किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता यहाँ। हाँ, किस्मत खुद बनाना पड़ता है, मेहनत खुद करना पड़ता है। तो आज ऐसा क्या है, फ्यूचर क्या डिसाइडेड है? फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। तो हम लोग को आज के डेट में बात करना है, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिमांड हो सकता है और उसके लिए एक कंज्यूमर के पास प्रॉपर परचेजिंग पावर है कि नहीं है। दैट इज व्हाट डिमांड इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये सब देखो, ये सब तुम लोग के लिए एग्जांपल्स दिया हुआ है काफी सारा, और मैंने बोला ना
इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव डिजायर, ये वर्ड यूज किया था, ये भी वहां समझाया हुआ है। तो आ जाओ हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप्स ऑफ डिमांड होता है सर। देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। सर ये कौन सा बुक है? ये क्लास 12 का बुक है, क्लास 12 का आईएससी का बुक है ये, ठीक है। मैं ये पीडीएफ तुम लोग से शेयर कर दूंगा वैसे। आई शेयर दिस पीडीएफ। दिस इज अ वेरी वेल रिटन बुक। दिस इज क्लास 12 का जो फ्रैंक का बुक है आईएससी का। क्यों मैं ये बुक से पढ़ाता हूँ? मैं नॉर्मली क्लास 11 को डिमांड चैप्टर तो इसी बुक से पढ़ाता हूँ, पिछले सालों में भी मैंने इसी से पढ़ाया। रीजन, तुम लोग का 3 साल हुआ है, 3 इयर्स, कि तुम लोग का माइक्रो क्लास 11 में इंट्रोड्यूस किया गया। ओनली 3 इयर्स। उसके पहले सेम था सिलेबस। अब जब माइक्रो इंट्रोड्यूस किया ना, उन्होंने क्या किया, सीबीएसई का तो तुम लोग को पता ही है, सीबीएसई का पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल ओवर इंडिया है। तो वो लोग क्या करता है, एक कॉमन सिलेबस बनाता है जो हर जन समझ सके। तो वो लोग ने क्या किया कि तुम लोग का सिलेबस को ना 60% कट डाउन कर दिया। मतलब तुम लोग को पढ़ाने के लिए हार्डली, मैं अगर मान लूं 60% पे ला दिया, 40% हटा दिया सिलेबस, 40% सिलेबस हटा दिया। तो अब क्या है, तुम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हो, तो तुम लोग का बेस ही खराब अगर रह जाएगा तो आगे इस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जस्ट तुम लोग को 11-12 तो पास करना नहीं है, आगे भी ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो अगर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना है तो थोड़ा डिटेल पढ़ाई करना होगा, एंड आई बिलीव कि तुम लोग उसको करोगे भी एंड उसका फायदा भी तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग का, जैसे ग्रुप बन जाएगा इको का, आई विल शेयर इट। ठीक है, तो ये आया ऑल ओवर इंडिया, ये चीज मैं बताया। सो मैं कहा था, टाइप्स ऑफ डिमांड, राइट? Types of demand. If I talk about the types of demand, you must have heard a lot of types of demand कि यहाँ पर ऐसा इंडिविजुअल होता है या पूरा मार्केट अगर खरीदे तो मार्केट होता है। हम लोग वो सारा को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा मार्केट, तीसरा सर एक्स एंटे डिमांड, चौथा है एक्स पोस्ट डिमांड, सर नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड, सिक्स्थ क्या है सर? सिक्स्थ है डिराइव डिमांड। फिर सर आ जाता है कॉम्पोजिट डिमांड। इतना ही करेंगे हम लोग, कॉम्पोजिट डिमांड। ये सारा को समझते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। फिर सर इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक अकेला इंसान कितना डिमांड करता है, सर मार्केट डिमांड यानी कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे, है ना? बेसिकली कितने सारे लोग होंगे जो लोग एक ही सेम प्रोडक्ट, मान लो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं शूज का, या चलो शूज का बात कर रहे हैं, एक अकेला इंसान कितना शूज खरीदता है, दैट इज हिज इंडिविजुअल डिमांड एट द डिफरेंट प्राइसेस। जो भी प्राइसेस तुम लोग को दिया हुआ रहेगा एट डिफरेंट प्रीवेलिंग प्राइसेस, हम लोग का क्या डिमांड है शूज के लिए इंडिविजुअली, उसको क्या बोलेंगे सर? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, पूरा शू मार्केट। अभी जो मार्केट है ना, ये मार्केट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। हम लोग मार्केट बहुत सारा टाइप से बोल सकते हैं सर, बहुत सारा टाइप से। लोकल मार्केट हम लोग बोल सकते हैं सर, स्टेट मार्केट हम लोग बोल सकते हैं, सिटी मार्केट हम लोग बोल सकते हैं, कंट्री वाइड मार्केट, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड भी मार्केट होता है। तो इसका कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है,
बट हम लोग क्या बात करते हैं सर, एक फिक्स्ड एरिया में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग का कितना टोटल डिमांड है एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। जो प्राइस है वो दिया हुआ रहेगा, पीरियड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उस पीरियड में उस प्राइस पे कितना हम लोग का मार्केट का डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है, समझ में आया तुम लोग को? एकदम क्लियरली समझ में आया आई होप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोर्शन क्या है सर? नेक्स्ट है हम लोग का एक्स एंटी डिमांड। एक्स एंटी डिमांड क्या होता है सर? एक्स एंटी डिमांड बोलता है बेसिकली नथिंग बट सिर्फ डिजायर या प्लेन डिमांड जिसको बोलते हैं। हम बोला ना आज मेरे को चांद या तारा तोड़ के लाना है, या मेरे को आज अगर हम बोले फरारी खरीदना है, ये हुआ एक्स एंटी डिमांड। मतलब एनी डिजायर फॉर अ कमोडिटी which is not backed by adequate purchasing power। मैंने क्या बोला, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एक्स एंटी डिमांड यानी कि सिर्फ हम लोग का कल्पना, काल्पनिक बातें जिसको बोलते हैं ना, तो एक्स एंटी डिमांड वही होता है। हम लोग का डिजायर क्या है? डिजायर हम लोग क्या चाहते हैं, बट उसके लिए मेरे पॉकेट में पैसा है कि नहीं है वो हम लोग देखते ही नहीं है। तो एक्स एंटी डिमांड इज नथिंग बट अ प्लेन डिजायर या प्लेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी नॉट बीइंग बैक्ड बाय द एडिक्वेट परचेजिंग पावर। तो तुम लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा एक्सपोज डिमांड क्या है। एक्सपोज डिमांड सर, एक्सपोज डिमांड इज नथिंग बट इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, ये होता है एक्सपोज डिमांड कि हम लोग को क्या चाहिए, कितना रुपया चाहिए, कैसे क्या करना है, हर चीज हम लोग का सामने है। ठीक है, क्या चाहिए वो पता है, कितना खर्च करना है वो पता है, और साथ में वो रुपया भी है हम लोग के पास वो भी पता है, और हम लोग खर्च करने के लिए रेडी भी हैं। ओके, जॉइंट डिमांड सर, जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड क्या होता है सर? जॉइंट डिमांड होता है जैसे गन एंड बुलेट। गन एंड बुलेट, फिर सर पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। जॉइंट डिमांड मतलब अगर हमको एक चीज का डिमांड करके कोई फायदा नहीं है, हमको दोनों का ही करना पड़ेगा। पेन अगर खरीदे हैं तो इंक भी लेना पड़ेगा, गन अगर लिए हैं तो गोली भी लेना पड़ेगा। तो जॉइंट डिमांड यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो साथ साथ में चलता हो, गाड़ी खरीदे हैं, कार एंड पेट्रोल, गाड़ी खरीदे हैं तो बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। तुम लोग अब बोलोगे कि सर अब तो इलेक्ट्रिक कार आ गया, क्या आप भी बोल रहे हैं अपडेटेड रहिए, आप बोलते हैं अपडेटेड रहते हैं। अरे आ गया है, बट बोलते क्या है सर, कार एंड पेट्रोल ही तो बोलते हैं नॉर्मली। अब बोलोगे नहीं सर डीजल का गाड़ी भी आता है, डीजल का नहीं भाई, कार एंड पेट्रोल हम लोग एक बोलते हैं ना तकिया कलाम, जैसे वो साथ साथ में चलता है तो हम लोग वो पेट्रोल के नाम से ही जानते हैं। कोई भी ऑयल जो गाड़ी में गिरता है, हाँ उसको कॉमनली हम लोग पेट्रोल के नाम से ही बोलते हैं, इसलिए उसको पेट्रोल बताया गया। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा डिमांड क्या है सर? डिराइव डिमांड। देखो मैं क्या बना रहा हूं सर, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, मेरा ड्राइंग को जज मत करना। ये क्या है सर, ये क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या दिख रहा है ये? घर है ना। चलो तो मेरे को चाहिए घर। अब मेरे को घर चाहिए था, आई नीडेड अ हाउस। मैं एक तो घर बनाना चाहता था। अब वो घर बनाने के लिए या तो मैं डायरेक्टली जाके घर खरीद लूं, बट मेरे को क्या ना बना बनाया घर पसंद नहीं आता। मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, एंड मैं बहुत चूजी हूँ कि मेरे को इस तरीके से घर चाहिए, यही वाला पत्थर चाहिए और इस तरीके से बनाना है। तो देखो मेरे को यही वाला TMT बार का ही स्टील लेना है, या श्याम स्टील का ही स्टील लेना है, या मेरे को पर्टिकुलर कोई लेबर है, जैसे शाहजहां ने क्या करवाया था, जिनसे ताजमहल बनवाया उनका हाथ कटवा दिया था। मैं उतना निर्दयी नहीं हूँ, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना लेबर चूज किया, उनसे ताजमहल बनवाया और फिर उनका हाथ कटवा दिया था।
तो सर हम आपने क्या बताया यहाँ पर इस स्टोरी में? आपने बोला कि आपको पत्थर चाहिए, आपको स्टील चाहिए, आपको लेबर चाहिए। अब पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट तो लगेगा, और सीमेंट खाली अकेला काम नहीं करता, उसके साथ सैंड तो लगेगा, करेक्ट? सैंड तो लगेगा, संग में सर मार्बल भी लगेगा। आजकल मार्बल के बिना कौन रहता है? मार्बल भी लगेगा। हाँ, तो आप बोल रहे हैं आपको चाहिए तो था घर, आपने बोला मेरे को घर चाहिए है, बट देखिए आपके साथ क्या हुआ, अभी मजाक हो गया। आपको अब मार्बल का दुकान जाना पड़ा मार्बल खरीदने, पत्थर का दुकान जाना पड़ा पत्थर खरीदने, स्टील लेने जाना पड़ा, लेबर को बुलाना पड़ा, सीमेंट खरीदना पड़ा, सैंड खरीदना पड़ा, फिर जाके हाँ पूरा मेहनत करने के बाद 6 महीना पूरा मेहनत चला, उसके बाद आपका घर रेडी हुआ। तो बेसिकली मैंने यहाँ बताया क्या सर? यहाँ मैंने बताया कि आई जस्ट वॉन्टेड अ हाउस और अ घर, उसकी वजह से मैंने कितना सारा डिमांड को डिराइव कर लिया। देखो कितना सारा डिमांड को डिराइव कर लिया, राइट? इज इट और नॉट इंटरेस्टिंग? तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड, इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। और आखिरी क्या है सर? हाँ बोलो। Sir, so basically we can say that when from one demand many demands are derived, it is called a derived demand. एग्जैक्टली बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छे से तुमने बताया। व्हेन वी डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी एंड ड्यू टू विच अ मल्टीपल commodities demand arises, it is known as derived demand. Okay, and last but not the least, the seventh one is composite demand. तो सर कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? कॉम्पोजिट डिमांड होता है सर, एग्जाम्पल मैं दूंगा और तुम लोग स्मार्ट लोग हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। सर कॉम्पोजिट डिमांड का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ क्या बोला मैंने? कॉम्पोजिट डिमांड यानी कि सर ऐसा कोई प्रोडक्ट का डिमांड जिसका मल्टीपल यूज हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर? कॉम्पोजिट डिमांड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूजेज है? हाँ सर बहुत सारा यूजेज है। मतलब अभी भी पीछे तुम लोग को कैमरा में दिख रहा होगा कि एक तो पंखा चल रहा है वहां। हाँ सर, मेरे सीलिंग फैन में एक तो ऊपर में एक पंखा चल रहा है, यहाँ देखो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तुम लोग का जो फोन या लैपटॉप अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। आजकल ओवन वगैरह चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, ऑफिसेस में मशीन्स वगैरह जो भी है, कंप्यूटर वगैरह सब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। आ सिंगल प्रोडक्ट हैज मेनी यूजेस, बट ये पानी का बोतल का क्या काम है सर? ये सिंगल यूज है, या तो मैं इसमें पानी पी सकता हूँ या जूस, मतलब कोई भी लिक्विड ही डाल के मैं इसको पी सकता हूँ, बट इसका मल्टीपल यूजेज नहीं है। ओके, आगे बढ़े? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई बोलेगा नहीं क्या? नहीं, बोरिंग हो गया क्या? अच्छा है ना? Yes. तुमको Yes, sir. चलो अच्छा, अमन हाथ उठा दिया है, ठीक है, ओके, चलो वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट पार्ट बोलता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। सर क्या फैक्टर्स है? सर ब्लैक पेन ले लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, खाली रेड से लिख रहे हैं। हाँ, तो पहला फैक्टर क्या है सर? पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Remain unchanged. हाँ, Remain unchanged. सारा तो सेम रहता है। नहीं वो अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा, वो अलग चीज है। वो होता है लॉ ऑफ, मैंने अभी लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताया है, मैं अभी सिर्फ फैक्टर्स का बात कर रहा हूँ। फैक्टर्स एज इन क्या क्या चीज है जो डिमांड को एक्चुअल में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है?
तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी मैं कमोडिटी परचेज कर रहा हूं उसका प्राइस मेरे को इफेक्ट करेगा। हाँ सर। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आज जो भी इंसान है उसका जो इनकम है वही डिटरमाइन करता है कि वो क्या डिमांड करेगा। आज गांव वाले लोग का और हम लोग का डिमांड का स्ट्रक्चर सेम है? हम लोग का गांव वाले लोग का डिमांड का स्ट्रक्चर क्या सेम है? नहीं सर, बिल्कुल भी सेम नहीं है। हम लोग अलग, वो लोग अलग टाइप से हम लोग का जीवन हम लोग जीते हैं। वो लोग को इतना इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं चाहिए, वो लोग को बाहर का ऐसा चटपटा खाना नहीं चाहिए, वो लोग घर का खाना खा के खुश हैं, और उतना डेवलपमेंट भी नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है सर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैंने बताया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट करता है। सर सबसे बड़ा बात, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज मेरे को अगर ऑप्शन दिया जाए पिज्जा और बर्गर में, हाँ पिज्जा और बर्गर में, तो मैं पिज्जा को चूज करूंगा बिकॉज मेरे को वो ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अगर मेरे को ऑप्शंस मिल रहा है तो आई चूज समथिंग विच आई लाइक मोर, विच आई लाइक मोर। तो वहां क्या आ जाता है सर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बात आ जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? वेदर, वेदर या क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आज अगर कैसा लगता है, आज अगर मैं यहाँ सूट वूट पहन के, या कहाँ गया, शिट, मिट गया क्या? नहीं, ठीक है, ये रहा। आज अगर समझ लो कैसा लगता तुम लोग को कि अगर मैं यहाँ सूट वूट पहन के या स्वेटर पहन के बैठा रहता, अगर मैं यहाँ स्वेटर वेटर पहन के बैठा रहता तो कैसा लगता? सर बहुत ही बेकार लगता है, एकदम बेकार। क्यों सर? क्यों? क्योंकि आप क्लाइमेट को फॉलो नहीं करते, क्लाइमेट को फॉलो नहीं करते। मैं अभी क्या पहना हूं सर? मैंने एक प्लेन व्हाइट टी शर्ट पहना है। हाँ, जस्ट सो दैट यू नो कि मैं जितना क्लासेस करता हूँ या जो भी करता हूँ, आई हैव अटैचमेंट विद व्हाइट कलर, एंड लास्ट 7-8 मंथ्स में हाँ मैंने सिर्फ व्हाइट कपड़ा ही पहना है। बहुत रेयर कोई होगा कि मैंने कोई और कलर का कपड़ा पहना होगा। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में जो भी शॉपिंग की है, मैंने 15 नया टी शर्ट खरीदा और सारा व्हाइट है, सारा व्हाइट है। इसके पीछे भी बहुत अच्छा स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे, आज नहीं। हाँ, क्लासेस में सुनेंगे हम लोग आराम से इसको, बहुत अच्छा स्टोरी होता है। बिकॉज आई लाइक स्टोरी टेलिंग, आई लाइक एंजॉइंग विद द स्टूडेंट्स, दैट इज समथिंग विच आई हैव बीन डूइंग। और मेरा जो पर्सनैलिटी है या मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन लाइफ है, आई ऑलवेज वॉन्ट न्यू पीपल इन माई लाइफ, क्योंकि मैं एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ और तुम लोग से ही सीखता हूँ, मैं तुम लोग से ही सीखता हूँ। तो ये क्या है सर? वी शुड ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्स्टेंट हो गए तो दुनिया वहीं रुक जाएगा, हम लोग का ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। सो हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो नए लोगों से मिलता रहना है, और नए लोगों से मिलते रहेंगे तो नए चीज सीखते रहेंगे। हमेशा एक्सेप्टेंस रखो कि हाँ कोई भी कुछ सिखा रहा है तो उसको हम लोग कितने अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। आज हम लोग को कॉटन क्लोथ चाहिए, वहीं ठंड का एरिया में जाएंगे तो वहां वुलन क्लोथ चाहिए। और सर एक और पॉइंट बता दीजिए, चलो बता देते हैं सर। एक और पॉइंट है, मान लो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, या सर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी सर, या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट डिसीजंस, या फिर बोल सकते हैं सर इमरजेंसी। ये सारा पॉइंट से बुक में दिया हुआ है। इमरजेंसी, अभी जैसे इमरजेंसी चल रहा है, आज अगर तुम लोग मार्केट में जाओगे तो हर चीज पहले से थोड़ा ज्यादा महंगा मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा महंगा मिल रहा है। वो इतना ज्यादा महंगा इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत महंगा चला जाता, बट इतना नहीं जा पाया क्योंकि गवर्नमेंट अपना लोग लगा रखे हैं हर जगह, जो लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी चीज का ब्लैक मार्केटिंग ना हो, बहुत ज्यादा प्राइस में कोई चीज ना बिके। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम लोग को थोड़ा पेमेंट ज्यादा करना पड़ सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो मेरे अपने घर पे मैंने 45 डेज के अराउंड, 45 डेज के अराउंड का सामान रख के रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं सर? होर्डिंग करना। नॉर्मली हम लोग का क्या रहता है सर? 15 to 20 डेज का, 15 to 20 डेज का हम लोग के पास सामान रहता है, बट अभी मैंने 45 डेज का स्टोर करके रखा है, 45 डेज का। तो इसको क्या बोलेंगे सर? एक टाइप का होर्डिंग है, या फिर
या फिर मैं बोल सकता हूँ इमरजेंसी है बोल के और महंगा ना हो जाए, तो मैंने सामान को बचा के रख लिया अपने लिए। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए था, बट करके रखे हैं। हाँ, सबको अपना फैमिली देखना पड़ता है। तो सारा पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले सारा पॉइंट्स में घुसने के पहले हम लोग बहुत अच्छा एक चीज सीखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? द लॉ ऑफ डिमांड states that keeping all the other factors constant when the price of a commodity rises, its demand falls and vice versa। तो यहाँ क्या बताया मैंने? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये मैंने बताया तुम लोग को? हाँ सर बताया, हम लोग तो समझ गए। यहाँ पर क्या बोला गया देखो, जब जब प्राइस बढ़ता है तब तब डिमांड घटता है। बट कीपिंग इन माइंड कि मैंने यहाँ पर जितना यहाँ फैक्टर्स बताया, मैंने 8 फैक्टर बताया तुम लोग को, जिसमें से सिर्फ यही एक फैक्टर है जो मूव करेगा, बाकी सारे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉ मैंने क्यों बताया और पहले फैक्टर्स क्यों लिखवाया, इसका रीजन अब हम लोग क्या करेंगे। पहले फैक्टर्स सारा जान लिए, अब लॉ हम लोग जान लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? नेक्स्ट पार्ट है कि हम लोग सारा सर फैक्ट सर हाँ सर डिमांड जब बढ़ता है तब तो प्राइस कमता है ना? नहीं, हम लोग हमेशा समझेंगे तो क्या समझेंगे सर? प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आया, हम लोग कभी भी अदरवाइज नहीं करेंगे। डिमांड के चेंज होने से, ये अलग एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बट डिमांड चैप्टर जो है उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अदरवाइज करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है पूरा कि डिमांड में चेंज आया है, उसकी वजह से प्राइस फॉल किया है। ये एक अलग चीज होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चैप्टर है पूरा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। अभी तक में कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। कम अगेन, सुनाई नहीं। डेमोग्राफी क्या होता है? तब बताएगा, अभी तो बताएगा, सारा फैक्टर्स हम बताएगा, अभी समझाया नहीं है। देखो, पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये मैंने समझा दिया। मैं अब थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। इसका जो डिटेल पढ़ाई है वो हम लोग का रेगुलर क्लास में वापस होगा। आज हम लोग का एक ट्रायल क्लास है, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका जो बेसिक्स है मैं सारा पॉइंट समझा के आज तुम लोग को छुट्टी दूंगा। ठीक है, तो प्राइस से तुम लोग को क्या समझ में आया? प्राइस से समझ में आया कि प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। मतलब सर इसका जो रिलेशन है वो क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स रिलेशन। इसको बोलते हैं सर इनवर्स रिलेशन, कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो यहां क्या बात करेंगे हम लोग सर? यहां हम लोग बात करेंगे 3 टाइप का गुड का, 3 टाइप का। इसके बारे में मैं पूरा एक एक पैराग्राफ लिखवाता हूँ, ग्राफ बनवाता हूँ, बट अभी तुम लोग के लिए जान के रखो कौन सा क्या होता है। सर एक होता है नॉर्मल गुड्स,
एक होता है इंफीरियर गुड्स और एक होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स और एक होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। सर कौन सा चीज में क्या है? मान लेते हैं मेरा जब जब इनकम बढ़ेगा, देखो एग्जांपल समझना, जब जब मेरा इनकम बढ़ेगा, प्राइस कांस्टेंट हो गया, प्राइस अब नहीं बदल रहा, जो कमोडिटी था, मान लो मेरे को जो भी खरीदना था एक्स वाई जेड कमोडिटी, उसका प्राइस इज नाउ फिक्स्ड। हाँ, उसका प्राइस इज नाउ फिक्स्ड। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर हम बोले, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर बढ़ रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो नॉर्मल गुड्स जैसे कि कलर टीवी, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब नॉर्मल गुड्स होते हैं, तो उनका डिमांड क्या होगा सर? बढ़ेगा। सर इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स होता है जो लो क्वालिटी, सस्ता गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल सर मोटा चावल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता गया, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता गया। और सर इनएक्सपेंसिव गुड्स, उसका एग्जांपल सर, इनएक्सपेंसिव गुड्स का एग्जांपल सॉल्ट या मैचेस। इसमें हम लोग का इनकम का बहुत कम परसेंटेज खर्च होता है, इनकम का बहुत कम परसेंटेज, मतलब हम लोग को फर्क नहीं पड़ता इसका 2-4 रुपया बढ़ भी जाए तो। पहले माचिस का डिब्बी आता था 0.5 मतलब 50 पैसा, अब आता है 1 रुपया, मतलब 100% का चेंज, 100% का चेंज। बट क्या उसका डिमांड में इफेक्ट आया? नहीं सर, डिमांड में इफेक्ट नहीं आया। तो इनएक्सपेंसिव गुड का चाहे मेरा इनकम बढ़े या घटे, कोई इफेक्ट नहीं होता। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल टेस्ट का प्रेफरेंस चेंज में आएगा, मतलब आज मान लो मैं पिज्जा और बर्गर में पिज्जा चूज करता था हमेशा, बट अचानक से मेरा मन बदल गया और मैं क्या किया, हमेशा के लिए मैं सोचा पिज्जा नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा सर, बर्गर खाऊंगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि पिज्जा का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, वहीं का वहीं है, बट पिज्जा का डिमांड कम हो जाएगा। वेरएज बर्गर का प्राइस भी चेंज नहीं हुआ, बट उसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स का डिमांड, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके ओके, वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स मैंने समझा दिया, मैं वापस नहीं रिपीट कर रहा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तुम लोगों को पता है, जितना ज्यादा कंज्यूमर्स होगा उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम कंज्यूमर्स उतना कम डिमांड। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स। डेमोग्राफी क्या होता है? एक एरिया में वहां का एज, सेक्स, मेल फीमेल रेशियो, ठीक है, हाँ, फिर यूथ, मतलब सारा चीज, वहां का एजुकेशन पैटर्न, एवरीथिंग। डेमोग्राफी में मैं जब बात करता हूं तो वहां के लोग कैसे रहते हैं, किस एरिया का बात कर रहा हूं, उस एरिया में, जैसे मान लो हम लोग बांगुर एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को सबको पता है बांगुर, तो बांगुर एरिया में सर एक पहला चीज, वहां यूथ बहुत ज्यादा है, दूसरा चीज सर मारवाड़ी पार्टी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों का ही क्या आदत है सर? कचरा खाने का, कचरा खाना यानी कि फास्ट फूड। तो वहां देखो तुम लोग बांगुर में हर गली को क्रॉस करोगे, जैसे ही हर गली को क्रॉस करोगे तो तुमको फास्ट फूड का काउंटर मिलेगा। एक ही गली में 5-5, 6-6 दुकान भी है। तो यहाँ क्या है सर, वहां का डेमोग्राफी कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि वहां का डिमांड कैसा होगा। तुम अगर, मैं जहां रहता हूँ, मैं केष्टपुर में रहता हूँ, यहाँ तो इतना नहीं है शॉप्स, यहाँ इतना फास्ट फूड सेंटर नहीं है। क्यों सर? यहाँ पर मेनली रोल वगैरह का दुकान है, क्योंकि यहाँ पर बंगाली क्राउड ज्यादा है, वो लोगों को नॉनवेज एंड रोल वगैरह खाना होता है। नो ऑफेंस टू देम, बट उन लोगों को रहता है वो चीज पसंद, तो उसके हिसाब से यहाँ दुकान है। वहीं बांगुर में अगर जाओ तो वहां पर फास्ट फूड काउंटर ज्यादा है। तो हम लोग को उस तरीके से देखना होता है कि डेमोग्राफी क्या है। कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन होता है वो डिमांड को इफेक्ट करता है फॉर श्योर। और सर इमरजेंसी अगर आ जाए तो उस केस में हम लोग का डिमांड जनरली इंक्रीज करता है फॉर नेसेसिटी आइटम्स। नेसेसिटी आइटम के लिए हम लोग का डिमांड जनरली इंक्रीज करता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ आज का क्लास में, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी पॉइंट?
Sir, can you repeat the law of demand once more? Yeah, sure. The law of demand states that keeping all the other factors यानी कि प्राइस को छोड़ के बाकी कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होगा. when the price Yes, sir. when the price of a commodity rises, अगर उस केस में अगर हम लोग का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग का डिमांड फॉल होगा. अभी देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये एक कांस्टेंट कर दिया. अभी क्या हुआ है करंट सिनेरियो पे बात करते हैं. हाँ sir. तो अगर मैं करंट सिनेरियो को बात करूं, यहां पर कोरोना चल रहा है, तो ये केस ऑफ इमरजेंसी है. Yes, sir. ये केस ऑफ इमरजेंसी है, राइट. इस केस में प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है पर डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है. प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है. क्यों? ये एक एक्सेप्शनल केस है. यहां पर अभी हम लोग का इमरजेंसी का पॉइंट चल रहा है, इमरजेंसी, राइट. तो हम क्या बोला, जब सारा अदर फैक्टर्स एकदम नॉर्मल केस चल रहा है, पूरा कंट्री नॉर्मली रन कर रहा है, उस केस में जब प्राइस बढ़ेगा कोई प्रोडक्ट का तो उसका डिमांड घटेगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, Thank you, sir. ओके. एनीवन एल्स, एनी प्रॉब्लम? पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. यस आयुषी से, Sir, no, नो प्रॉब्लम. no. हिमांशु, ऑल क्लियर?